नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 14 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है जल। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना जैसे कार्य कर सकते हैं? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप है जो आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक आसानी से जल प्राप्त नहीं हो तो क्या होगा? पानी के अतिरिक्त ऐसी बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का हम उपयोग करते हैं? देखिए, अब आगे क्रियाकलाप 1। प्रतिदिन उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिसमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलाप की सूची दी गई। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। पूरे दिन में तथा अपने परिवार के सदस्य द्वारा प्रत्येक क्रियाकलापों में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। आपके परिवार द्वारा एक दिन उपयोग होने वाले का अनुमान लगाइए। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन के उपयोग में किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती होगी। अब जल की इसी मात्रा को अपने परिवार के सदस्य की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। चलिए पता लगाइए, आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो गया होगा कि आपके शहर अथवा गांव में एक के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। चलिए आगे, आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलाप की सूची बनाई होगी जिसमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते होंगे कि हमारे जल की आवश्यकता इसी प्रकार क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूँ, दाल, चावल, सब्जी तथा अन्य बहुत से खाने की वस्तु का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़े बनाने में करते हैं पौधे से प्राप्त होता है। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती नहीं होती होगी? क्या आप जल में कुछ उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल की उपयोग किया जाता है। इसीलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरना बहुत सी वस्तुओं के लिए हम करते हैं। हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, आपको जल नदियाँ, झरने, तालाब आदि जगहों से हमें जल की प्राप्ति होती है। कुआं, हैंडपंप हो गया, जल की टोलियों से प्राप्त होता है। कभी हम सोच सकते हैं कि टोटियों में जल कहाँ से आता होगा। टोटियों के द्वारा जल हम प्राप्त करते हैं। वह जल किसी झील, नदी, किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है जिसकी आपूर्ति पाइपों नेटवर्क द्वारा होती है। हमें से प्रत्येक का घर में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न भिन्न होता होगा, जैसे कि किसी का स्रोत तालाब, झील, नदी, कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोत का उल्लेख किया, जैसे तालाब, नदियाँ, झरना, कुआं आदि जल कहाँ से आते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पे 2/3 भाग जल से घिरा हुआ, इससे अधिकांश भाग समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है। समुद्र महासागर में जल बहुत से लवण घुले हुए होते हैं, जैसे खारा पानी। इसीलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता के लिए उचित है। कदाचित एसटीडी कॉलरिज द्वारा आप देख सकते हो कि लिखी गई कविता 1798 में कविता में राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्ति सुनी होगी। हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यह कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज की नाविका की करुणा तथा गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल की आपूर्ति एक आवश्यक भूमिका है। आपको यह आश्चर्यजनक लगता होगा, और आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता है। हम में से बहुत से लोग महासागर से बहुत अधिक दूर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल की आपूर्ति महासागरों पर निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, कुओं कैसे पहुंचता होगा? आपूर्ति कैसे होती होगी? ऐसा
क्यों कहा जाता है स्रोत जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है। चलिए अब आगे इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना है। 14.3 जल चक्र, जल के लुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा होगा कि फर्श पर फैला हुआ जल का कुछ समय बाद सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़े सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कें, छतें तथा अन्य स्थानों पर जल विलुप्त हो जाता है। यह कहाँ से जल कहाँ चला जाता है? चलिए, क्या आपको अध्ययन 5 में क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने जल को गर्म किया था, जिसमें नमक घुला हुआ था? फिर हमने क्या पाया कि जल बाष्पित हो गया और नमक शेष रहेगा। इस क्रियाकलाप का यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल बाष्पन में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप में हम अनुभव करते हैं कि जल बाष्पन अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इसी प्रकार बनी जल बाष्पन वायु का एक भाग बन जाती है, जिससे प्रायः देखा जा सकता है कि हमने यह भी पाया था कि जल कैसे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसमें गर्म करना अनिवार्य। तथापि हमने यह देखा था कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनों के क्षेत्र में भी जल बाष्पित परिवर्तन होता है। अध्ययन 5 में हमने उल्लेख किया था महासागर, खारा पानी, गहरे गड्ढे। बाष्पन में परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित किया जाता है। बाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2 एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य प्रकाश के धूप तथा दूसरी छाया के स्थान पर रख दीजिए। दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भर दिए। जल मापने के लिए किसी बोतल ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। उधर इधर न छलके प्रत्येक 15 मिनट दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। लुप्त होता प्रतीत होता है। किस प्लेट का जल जल्दी से लुप्त होता प्रतीत होता है तथा इससे ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए, दिन के समय सूर्य की किरणें महासागर, नदी, झीलों, तालाब में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी जल निरंतर बाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तथापि जल में घुले हुए लवण शेष रह जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको बताया सूर्य प्रकाश के धूप में और छाया में रहा हुआ बाष्पन। चलिए, क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट को विलुप्त हो जाती है, तथापि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य प्रकाश में ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु रखे जल को बाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इसी प्रकार जल में घुले हुए पुष्प पर इसके फलस्वरूप वायु में जल बाष्पन निरंतर मिलती रहती है। तथापि बाष्पन की धीमी प्रक्रिया यही कारण है कि जल से भरी हुई बाल्टी जल की इस क्षति हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में बाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म कर और बाष्पन से अधिक तेजी से होता है। क्या जल के वायु में अतिरिक्त होने पर कोई प्रक्रम है? चलिए, पौधे द्वारा जल क्षति। क्या आपने पढ़ा था कि कक्षा अध्ययन 7 में पढ़ा है कि सभी पौधे को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस प्रकार की कुछ मात्रा का उपयोग आपने भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा कुछ मात्रा का विभिन्न सुरक्षित रखते हैं। पौधे की इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा के रूप में वायु को मुक्त कर देता। अध्ययन 7 में जैसे कि क्रियाकलाप 4 को याद कर अपनी पत्तियों द्वारा जल बाष्पन का प्रेक्षण कर सकते हैं। जल बाष्पन संघनन के प्रक्रम के द्वारा हम सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं और पुनः प्राप्त हो नहीं कर पाते। हम देखेंगे। चलिए।